आज हम ज्योग्राफी की इस क्लास में लेसन नंबर 1 पॉपुलेशन का जो सेकंड लेक्चर है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसको लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और वही सामान्य निर्देश आपकी स्क्रीन पर हैं कि अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो या सुनाई ना दे रहा हो तो अपने इसको रिफ्रेश कर लें और चैट में केवल वही बात करें जो कोर्स से संबंधित है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की क्लास एक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। और क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है। एक रोहित नाम के स्टूडेंट्स ने एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत में जनसंख्या का असमान वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। उपयुक्त उदाहरण देकर इस कथन को न्याय संगत ठहराइए। ये क्वेश्चन उसने किया है कि सर, ये क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है कि जनसंख्या के असमान वितरण का वहाँ के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच क्या संबंध है या किस प्रकार का रिलेशन है, तो इसको हम किस तरह से हैंडल करें, किस तरह से पेपर में हम इसको हल करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये हॉट्स नेचर का क्वेश्चन है और 2017 के एग्जाम में बोर्ड में आया है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मुझे भी अच्छा लगा कि बच्चे ने क्वेश्चन किया और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि डेंसिटी से पहले डिस्ट्रीब्यूशन पर केवल ये दो ही क्वेश्चन बड़े बनते हैं कि वितरण का प्रारूप क्या है भारत में और इसका फिजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर से क्या रिलेशन। तो प्यारे शिक्षार्थियों, अगर ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है तो इसको हल करने से पहले दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि जेबी क्रेसी, जब हम फर्स्ट बुक पढ़ रहे थे, जेबी क्रेसी का ने एक टिप्पणी एशिया की जनसंख्या के बारे में की थी कि एशिया में जनसंख्या का जो वितरण है बहुत असमान है। बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। और वो भारत के बारे में भी बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात ये कि किसी एक जगह की जनसंख्या को कोई एक फैक्टर प्रभावित नहीं करता। एक ही स्थान पर कई सारे फैक्टर या कई सारे कारक उसको प्रभावित करते हैं। तो ये दो बातें ध्यान में रख के हमें इसके आंसर को देना है। पहली बात, हम जब देखते हैं जनसंख्या के वितरण को तो हमें उत्तरी विशाल मैदान, नदियों की घाटियां और समुद्र तटीय मैदान, ये तीन क्षेत्र मिलते हैं जिनमें जनसंख्या का जो जमाव है, जो बसाव है, बहुत ज्यादा है। और इस बसाव के अधिक होने के जो कारण है, यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है, अच्छी जलवायु है, परिवहन के साधन अच्छे हैं, फसलों का जो उत्पादन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, भरण पोषण की क्षमता इन मैदानों में जनसंख्या के लिए ज्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। इस प्रकार ये सारे फैक्टर मिलकर इन्होंने उत्तरी विशाल मैदान में जनसंख्या को के वितरण को बहुत घना बना दिया। दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं कि जो हमारे दक्षिण के पठार के आंतरिक प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में जनसंख्या कम है, लेकिन वहीं पर छोटे नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़, नर्मदा घाटी, दामोदर घाटी, इन क्षेत्रों में खनिज मिलने के कारण जनसंख्या का जो मध्यम बसाव है वो भी उच्च में बदल गया है। तीसरी बात, जब हम देखते हैं कि जो राजस्थान का जो इलाका है सारा, थार का मुर्स्तर जिसको कहते हैं, वहां पर जनसंख्या बहुत विरल है। लेकिन जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं हुई हैं इंदिरा गांधी नहर के बनने के बाद में, वहां पर जनसंख्या का जो वितरण है, जो जमाव है, वो ज्यादा घना हो गया है। तो वहां पर सिंचाई के साधन और कृषि की जो सुविधाएं उन्होंने इसको कर दिया है, बढ़ा दिया है। अगर हम और आगे बढ़ें तो नदी तटीय मैदानों में हमने देखा है कि जो नदी की घाटियां हैं, प्राचीन काल से ही सभ्यताओं के विकास का पालना रही हैं। प्राचीन काल से ही इनमें अच्छी खेती होती आई है, बस्तियां बसती रही हैं। तो यहाँ पर ऐतिहासिक कारकों ने भी योगदान दिया है। अगर हम उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्रों में या उत्तरी पूर्वी जो भारत के राज्य हैं उनमें देखें तो जनसंख्या कम होने का वहाँ पर कारण धरातल की स्थिति, वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पति, ये सारे कारण। ऐसे ही अगर हम देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर देखें या चंबल के बिहार में देखें, तो वहाँ पर सुरक्षा भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इन सारे तथ्यों को ध्यान में हम रखकर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि अभी ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। और क्योंकि ये हॉट्स का क्वेश्चन है, इसको जब आंसर देते समय हमें ये सारी फिजियोग्राफी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और हिस्टोरिकल फैक्टर्स को
बिल्कुल एक सिस्टमेटिकल तरीके से इसका आंसर हमें बनाकर दे सकते हैं और इस कथन को हम न्याय संगत ठहरा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। और क्योंकि अगर ये इस पे अंक 5 दिए हैं तो आपको मिनिमम 5 नंबर के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करना होगा, और 3 नंबर का है तो ये 3 नंबर के हिसाब से एक्सप्लेन करना होगा। 2017 के एग्जाम में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये आंसर आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू रोहित, आपने क्वेश्चन पूछा और ये एक बार फिर जो वितरण है उसको थोड़ा सा रिवाइज करने का हमें मौका। आज की क्लास की शुरुआत हम जनसंख्या घनत्व से करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। इसको हमने जब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था तो वहां भी हमने देखा था कि जनसंख्या घनत्व किसी प्रदेश के भूमि या क्षेत्रफल और वहां के निवासियों के बीच अनुपात को प्रकट करता है। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के बीच अनुपातिक संबंध को दर्शाता है। इसे प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, उनका औसत क्या आता है। यह भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है कि जनसंख्या का स्थानिक वितरण किस तरह से है। अगर हम किसी क्षेत्र में जनसंख्या के वितरण को स्पष्ट करना चाहें तो अगर कहीं घना है तो हम यही शब्द यूज करेंगे वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, और अगर कहीं विरल है जनसंख्या का वितरण तो हम वहां पर कहेंगे इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम है। तो जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या के वितरण को स्पष्ट करने में हमारी मदद करता है। ये एक वितरण की असमानता को पहचानने का एक उपयुक्त माप है और संसाधनों पर या देश की भूमि पर जनसंख्या के दबाव को स्पष्ट करता है। अब एक सवाल उठता है कि जनसंख्या वितरण और घनत्व में कुछ अंतर भी है या दोनों टर्म एक ही? दोनों शब्दों को हम एक ही तरह से यूज कर सकते हैं या अलग अलग? ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। जनसंख्या वितरण बसाव के प्रतिरूप को लोग धरातल पर कैसे बसे हुए हैं इसको स्पष्ट करता है, और जनसंख्या घनत्व भूमि और क्षेत्रफल के अनुपात को दर्शाता है कि एक एक क्षेत्र में उसका क्षेत्रफल कितना है, उसमें रहने वाले लोग कितना, औसत रूप में वहां पर प्रति इकाई क्षेत्र में कितने लोग बसे हुए। तो ये जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो मैं समझता हूँ जनसंख्या घनत्व का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कई बार आपसे पूछा गया है कि भाई जनसंख्या घनत्व की परिभाषा दीजिए, जनसंख्या घनत्व कैसे निर्धारित किया जाता है, निकाला जाता है। तो आगे हम अब देख लेते हैं कि जनसंख्या घनत्व की गणना किस प्रकार होती है। तो जनसंख्या घनत्व की गणना का एक सूत्र इसमें दिया हुआ है। देश की कुल जनसंख्या को देश के कुल क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं तो जनसंख्या का घनत्व आ जाता है। ये चीज हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक में जब हम जनसंख्या का लेसन पढ़ रहे थे या पाठ पढ़ रहे थे तब भी हमने ये बात की। तो जब हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को मेजर करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन को उस क्षेत्र के टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल आता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा ये एक फॉर्मूला हमने थोड़ा सा और क्लियर करके देखा है। आप देख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया, यानी कि उस देश में कितने लोग हैं, उसकी जनसंख्या क्या है और उसका क्षेत्रफल कितना है। तो जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग देकर हम जनसंख्या घनत्व की गणना कर सकते हैं। और आगे से आपको थोड़ा और सरल करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम जनसंख्या घनत्व की गणना को दिखा सकते हैं। जैसे किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या 2,50,000 है और उस प्रदेश का क्षेत्रफल 1,000 वर्ग किलोमीटर है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व किस प्रकार निकालेंगे तो ये आपके सामने है कि 2,50,000 जो जनसंख्या उसको 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उससे उसको भाग दे दिया है, डिवाइड कर दिया है। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जनसंख्या घनत्व आ जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो इस समय जो 2011 की जनगणना हुई है उसके अनुसार जो भारत की जनसंख्या 1,21,61,93,422 और क्षेत्रफल आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये आपके सामने है। और जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। तो हम इसकी गणना भी कर सकते हैं।
अगर इसमें कुछ वेरिएशन आता है क्षेत्रफल में और जिसे डिवाइड करने में, तो आप इसको के कारणों का पता भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल का डाटा उपलब्ध नहीं है या उनको शामिल नहीं किया गया है, तो थोड़ा सा वेरिएशन आता है। तो 3 ये आपकी फिगर आपके सामने, इसके आधार पर भी आप भारत की जनसंख्या की गणना कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनसंख्या का घनत्व का जो कंसेप्ट है वो आपके बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसकी कैलकुलेशन की जाती है और भारत में इसकी गणना हम किस प्रकार करते हैं। तो मैडम इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जैसे कि सर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पहले बता भी चुके हैं और हमने फर्स्ट बुक में, अगर आपको ध्यान हो, डायग्राम्स के साथ में भी इस कंसेप्ट को समझा था। एक बारी फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। The population density is considered as the most important measure to identify uneven distribution। क्योंकि देखिए, जब हम पूरी जनसंख्या के ऊपर फोकस करते हैं, तो अगर हम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन की टर्म्स में बात करें, तो चाइना की जनसंख्या या पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है। बट अगर हम डेंसिटी की बात करें, तो हमारी डेंसिटी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि चाइना की जो डेंसिटी है वो 153 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि चाइना का क्षेत्रफल अधिक है, ज़्यादा होने के कारण, वहाँ पर लैंड एरिया ज़्यादा होने के कारण डेंसिटी कम है और इसीलिए रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो प्रभाव या प्रेशर कम है। तो यहाँ पे जब हम रिसोर्सेज पे प्रेशर को समझने की कोशिश करेंगे, उसके लिए डेंसिटी ही सबसे अच्छा माप होता है। इट क्लैरिफाइज द प्रेशर ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑन लैंड एंड ऑन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। क्योंकि फाइनली तो हमको रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी है, इसीलिए अगर हम केवल एब्सोल्यूट पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो शायद हम रिसोर्सेज के प्रेशर को ना समझ पाएँ। अगर हम भारत की भी बात करें, तो अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि भारत में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर डेंसिटी बहुत कम है और वहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं है। मगर कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर 10,000 से भी अधिक है हमारा जो डेंसिटी है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर प्लानिंग की कितनी अधिक आवश्यकता है। तो क्योंकि हम रिसोर्सेज को सारे लोगों तक ऑप्टिमल तरीके से पहुंचाना चाहते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम डेंसिटी को नापें और उसके अकॉर्डिंगली हम रिसोर्सेज का एलोकेशन करें। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। सो लैंड एरिया हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और उससे हम टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करके डेंसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सर। ओके, अब इसके बाद में इस डायग्राम से चीजें और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इट इज एक्सप्रेस्ड एज पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये यूनिट है हमारा एक्सप्रेस करने का डेंसिटी को। ऊपर अगेन आप देख सकते हैं टोटल पॉपुलेशन और नीचे लैंड एरिया। नाउ दिस स्लाइड हैज ऑलरेडी बीन नेक्स्ट सर। This slide has already been cleared by sir that the total population of India is given here and total land area. But if you will calculate it, तो वो 382 सीधा नहीं निकलता। उसका कारण क्या है? क्योंकि कुछ ऐसे एरिया हैं, इधर इट इज डिस्प्यूटेड लैंड और इट इज इनएक्सेसिबल एरिया, जिनका डेटा हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आप सेंसस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी देखेंगे तो उसमें भी एक फुटनोट लिखा रहता है। तो यहाँ पे अगर हम लैंड एरिया और पॉपुलेशन इनको डिवाइड करके देखेंगे, तो हमारे पास में जो नंबर आएगा उसको हम राउंड ऑफ में एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज के लिए जो लेते हैं, दैट इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर फॉर इंडिया। ओके सर। अब अगली बात आ जाती है कि जनसंख्या घनत्व के प्रकार हैं, क्या कितने प्रकार का जनसंख्या घनत्व होता है। तो ये भी बात हमने पहले की थी जब फर्स्ट बुक हमने पढ़ी थी। तो जनसंख्या घनत्व आपका ये 4 प्रकार का है। पहला है गणितीय घनत्व या अर्थमेटिक डेंसिटी। तो अर्थमेटिक डेंसिटी में हम जो पॉपुलेशन है उसको एरिया से डिवाइड करते हैं, जिसकी हम अब बात कर रहे थे कि अगर किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल से वहां की जनसंख्या को डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा अर्थमेटिक या गणितीय घनत्व निकल आता है। इसको हिंदी में गणितीय घनत्व कहते हैं और अंग्रेजी में अर्थमेटिक डेंसिटी को कहा जाता है। दूसरा होता है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व में कुल जनसंख्या को वहां के संसाधनों से भाग दे दिया जाता है। तीसरा है कायिक घनत्व या कार्य घनत्व भी कह सकते हैं इसको, या फंक्शनल डेंसिटी कह सकते हैं इसको। तो इसको हम पॉपुलेशन को जो एग्रीकल्चरल एरिया होता है उसे, जितने एरिया में कृषि हो रही होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा ये कार्य घनत्व निकल आता है। इसके बाद में आता है एग्रीकल्चरल डेंसिटी या कृषि घनत्व कह जाते हैं।
तो इसमें पूरी जनसंख्या को ना लेकर कृषक जनसंख्या को ले लेते हैं और कृषि भूमि से भाग दे देते हैं उसको। तो ये 4 तरह का घनत्व आपका है। गणितीय घनत्व, जो हमने अभी बात की है कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो गणितीय घनत्व कहलाता है। आर्थिक घनत्व में जनसंख्या और संसाधन। अब सवाल उठता है कि संसाधनों में हम क्या लेते हैं? तो संसाधनों की जो उत्पादकता होती है, तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ रिसोर्स, जो उससे हम इसको डिवाइड करते थे कि संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव कितना है। इससे इससे कैलकुलेट किया जाता है कि संसाधनों पर दबाव कितना है। तो ये इससे किया जाता है। अच्छा, कृषि भूमि क्या है? जितने एरिया पर, क्योंकि सारे भूमि पर, देश के पूरे क्षेत्रफल पर कृषि कार्य नहीं होता, और भी बहुत सारे काम होते हैं। वनों के अंतर्गत भूमि है, कारखाने बने हुए हैं, बस्तियां बसी हुई हैं, सड़कें बनी हुई हैं, तो ये सारी कृषि पर भूमि नहीं हो रही। कृषि का जो क्षेत्र है वो सीमित है। जैसे भारत में हम देखते हैं तो लगभग 45% भाग जो है वो उसमें 50% के करीब पर एग्रीकल्चर होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, हम जो कृषि क्षेत्र से जब हम जनसंख्या को डिवाइड करते हैं तो ये कार्य घनत्व निकल आता है। और जब हम ये देखते हैं कि भाई सारी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई नहीं है, बहुत सारे लोग दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी जीविका चला रहे हैं। तो अगर हम जनसंख्या वो ले लेते हैं जो केवल कृषि कार्यों में लगी हुई है और कृषि जनसंख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं तो कृषि घनत्व कहलाता है। तो ये 4 प्रकार का घनत्व हमारा होता है। एक घनत्व और है, इसको पोषक घनत्व कहते हैं। पोषक घनत्व का जिक्र है क्योंकि आपकी बुक में केवल ये 3 प्रकार का, गणितीय घनत्व, कार्य घनत्व और कृषि घनत्व, इसकी चर्चा की गई है। तो आपको ज्यादा ध्यान इसी पर रखना है। पोषक घनत्व में हम जनसंख्या को जो हमारी खाद्य फसलें होते हैं, फूड क्रॉप्स के अंतर्गत जो एरिया होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो उसका पोषक घनत्व निकल आता है। तो इससे जो खाने पीने का स्तर है जनसंख्या के, उसके लेवल का पता लगता है। तो ये भी एक होता है। अब यह है कि हम इसको निकालते क्यों अलग अलग? तो ये अलग अलग चीजें मेजर करने के लिए, अलग अलग चीजें हम जानने के लिए हमें ये निकालना पड़ता है। किसी केवल एक चीज से ही हम सारे एक एक प्रकार के घनत्व से ही सारी जनसंख्या के वितरण को या उसके सारे फैक्टर्स को हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए ये 4 प्रकार का घनत्व आपके सामने है। मैं समझता हूँ कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। अर्थमेटिक डेंसिटी इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, इकोनॉमिक डेंसिटी इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय रिसोर्स, फंक्शनल डेंसिटी इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एग्रीकल्चरल एरिया, और एग्रीकल्चरल डेंसिटी इक्वल टू एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एग्रीकल्चरल एरिया। ये 4 प्रकार का होता है। और इसमें आपकी जो बुक है उसमें भी एक बॉक्स में बनाकर ये दी हुई है सारी बातें, तो आप इसको अलग से देख लेंगे, क्योंकि बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो इनमें से एग्जाम में आने की संभावना रहती है, इसमें से थोड़ा पूछा जाता है। अब इसमें एक शब्द आगे आया है कि कृषक जनसंख्या क्या है। जब हमने कृषि भूमि को कृषक जनसंख्या से डिवाइड किया था तो हमारा एक कृषि घनत्व निकला। तो कृषि घनत्व निकालने के लिए इसमें जो शब्द आया कृषि जनसंख्या क्या है, इसमें कौन लोग शामिल हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। कृषि जनसंख्या में आपके 3 तरह के लोग शामिल हैं। पहले तो किसान, जिनकी अपनी भूमि है, चाहे वो बड़े किसान है, चाहे छोटे किसान है, चाहे मध्यम किसान है, जिनके पास अपनी भूमि है वो कृषक जनसंख्या में शामिल है। वो खुद खेती करते हैं अपनी भूमि पर। उसके अलावा कृषि मजदूर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अपनी जमीनें नहीं है, वो दूसरों की जमीन पर कृषि मजदूर के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन जुड़े हुए कृषि से, तो वो भी कृषि जनसंख्या में आते हैं। तीसरी जो बात है वो परिवार के, इनके किसानों के परिवार के सदस्य होते हैं। तो किसानों के परिवार के सदस्य हैं, वो भी हम कृषि जनसंख्या में ही उनको रखते हैं। तो कृषि जनसंख्या में 3 तरह के लोग आते हैं, किसान, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य, फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबर और हिज फैमिली मेंबर। तो ये 3 तरह की जो पॉपुलेशन है ये कृषि जनसंख्या में आती है। अब आगे जब हम देखते हैं तो भारत में जो कृषि घनत्व है 2011 की जो कैलकुलेशन उसके हिसाब से 791 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो भारत में कृषि घनत्व है 2011 की जनगणना के हिसाब से वो 791 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक घनत्व, सबसे हाईएस्ट जो डेंसिटी है कृषि घनत्व की, वो केरल में पाई जाती है। और सबसे कम जो कृषि घनत्व है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि 2011 के अनुसार जो डाटा है हमारे पास उपलब्ध है, 791 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा कृषि घनत्व है। और सबसे अधिक जो कृषि घनत्व हमारा पाया जाता है वो केरल में, और सबसे कम जो कृषि घनत्व पाया जाता है वो राजस्थान में पाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको कृषि घनत्व और उसमें जो कृषि जनसंख्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपकी, ये जानकारी आपकी क्लियर हो गई होगी।
अब ये जो स्लाइड्स है आपके सामने, ये दिखा रही है कि पिछले 110 सालों में या 100 सालों में कि को अगर हम जनसंख्या घनत्व को देखें, हर 10 साल के बाद में जो जनगणना है उसके हिसाब से, तो ये आपके सामने भारत का जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है। इसको जब हम इस तालिका को देखते हैं तो 1901 में जो जनगणना हुई तो 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भारत का जनसंख्या घनत्व था। 1911 में 82 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया, 1921 में ये 81 व्यक्ति। तो आप इस दशक को देखें, 1911 से 1921 के बीच में जो जनसंख्या घनत्व था ये घटा है। ये घटा है क्योंकि इस दौरान जब आपने जनसंख्या को देख के का वितरण पढ़ा होगा तो वहां भी एक तालिका आपने देखी थी कि वहां भी जनसंख्या भी घटी थी। उसके घटने के बहुत सारे कारण थे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। जब जनसंख्या घटी है तो जनसंख्या घनत्व भी घटा है। अब उसके बाद में लगातार ये बढ़ता चला गया है और बढ़ते बढ़ते 1951 में जब हमारे आजादी का टाइम आया है तो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये था, और 2001 में अब 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या का जो घनत्व है ये भारत का है। तो ये डाटा आपके सामने एक डायग्राम के रूप में आपके सामने हर 10 साल बाद पिछले 1901 से 2011 तक का डाटा आपके सामने उपलब्ध है। इसके आधार पर अगर हम इस तालिका को देखें, वही तालिका जिसको देखा, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हो। अगर हम इसको दशकवार देखें तो पहली बात क्या निकल के आती है कि 1911 से 1921 का जो दशक है इसमें जनसंख्या घनत्व घटा है, बढ़ने के बजाय घटा है। उसका कारण आपको पता है, आप जानते हैं उसका कारण, क्योंकि जनसंख्या ही घटी। दूसरी एक चीज निकल के आती है कि 1921 से 31, 31 से 41 और 41 से 51, ये जो 30 साल का पीरियड है इसमें जो ये जनसंख्या घनत्व बढ़ा है, इसकी बढ़ने की दर उतनी ज्यादा नहीं है। 11 से 14 हुआ, 14 से 13, ये यहाँ भी मान घटा है 51 के आसपास भी आके, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जनसंख्या का मूवमेंट था। हमारा एरिया भी डिवाइड हुआ, भारत का विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान के रूप में, तो एरिया भी डिवाइड हुआ, पॉपुलेशन भी डिवाइड हुई, तो उसका प्रभाव इस पर रहा। तो ये जो दौर था 30 सालों का, इसमें जनसंख्या का जो घनत्व है वो तेजी से नहीं बढ़ा है, धीमी गति से बढ़ा है। लेकिन इसके बाद 51 से 61, 61 से 71 और 71 से 81, ये जो 3 दशक गए हैं, 30 सालों का जो टाइम गया, इसमें बहुत तेज गति से हमारा जनसंख्या घनत्व बढ़ा है। 13 से एकदम 21 हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि 51 में जो आपका 25 था, 51 में 117 से 142 हुआ, फिर 142 से 177 हो गया, और 177 से 216 हो गया। तो जो बढ़ने की दर रही है प्रतिशत में वृद्धि, 13% से 21%, 21% से फिर 22% और 22 से 26। तो ये जो 3 दशक है इनमें बहुत तेज गति से जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है। अब 81 के बाद धीरे धीरे इसमें जो बढ़ने की दर है, बढ़ा तो है 216 से 267 हुआ, 267 से 324 हुआ, 324 से फिर ये 382 हो गया। तो बढ़ तो रहा है, लेकिन बढ़ने की दर धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि यही प्रवृत्ति जनसंख्या के बढ़ने में भी आ रही है। तो जैसे जैसे जनसंख्या के बढ़ने की प्रवृत्ति घटती दर घट रही है, वैसे ही हमारा जनसंख्या घनत्व में भी ये देखने को मिलती है। तो ये चीज से क्लियर हो जाती है। इसको हम इस तालिका से भी स्पष्ट कर सकते हैं, इसके आप बता सकते हैं 3-4 बातें जो मैंने अभी भी रिवाइज की हैं कि 1911 से 1921 का दशक ऐसा रहा जिसमें घटी है। इसके बाद ऐसा कोई दशक नहीं है जब जनसंख्या का घनत्व घटा हो, लगातार बढ़ा है, और 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 21 से 51 का जो दशक है ये धीमी गति से वृद्धि का दशक है, लेकिन 51 से 81 तक का जो दशक, ये जो है जो पीरियड है, टाइम है, इसमें जनसंख्या घनत्व में तेज गति से वृद्धि हुई है, और 81 के बाद में अब ये जो दर है थोड़ी थोड़ी घटने लगी है। तो इस तरह से भी आप इसको जनसंख्या घनत्व के बारे में या विशेषताओं को इस तरह से भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो अब इसके आगे अगर हम चलें तो मैं समझता हूं कि भाई इसमें ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। वंदना मैडम, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी बच्चे का? हेलो। हाँ जी सर। जी सर, प्रिंस गुप्ता ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अनइवन पॉपुलेशन भारत का क्या दिखाता है। अनइवन पॉपुलेशन बेटा यही दिखाता है कि भारत में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जैसे सर ने आपको बताया था, फेवरेबल कंडीशंस, पानी की उपलब्धता, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, ये सब एक जगह अवेलेबल नहीं है।
सर यही एक मेन क्वेश्चन था चैट बॉक्स पर। ओके, थैंक यू। अब देखिए प्यारे शिक्षक साथी, ये मैप देखिए, ये सेंसस ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें से हमने मैप लिया है, और ये भारत के हर स्टेट के अनुसार उसमें कितना जनसंख्या का घनत्व है, ये उसका ये मैप। जम्मू कश्मीर में 124 व्यक्ति, बिहार में आप देखो 1102, पश्चिम बंगाल में 1029, तो हर स्टेट में, ये राजस्थान में 201, मध्य प्रदेश में 236, तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन का जनसंख्या घनत्व का वितरण दिखाया है राज्यों के अनुसार। ये मैप है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 7 कलर भी दिखाए गए हैं कि एक ये पट्टी है, आप देख सकते हैं ये ऊपर, ये पर्वतीय राज्यों की पट्टी है ये, और तो इसमें जनसंख्या घनत्व ये कम है। 124 जम्मू कश्मीर में है, 123 हिमाचल प्रदेश में है, आपका ये आप देखेंगे उत्तराखंड में 189 है, 86 सिक्किम में है, और अरुणाचल प्रदेश में 17 है। तो ये बेल्ट उन राज्यों की है जिनमें जनसंख्या घनत्व कम है। इसी तरह से ये पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनमें भी जनसंख्या घनत्व कम है। एक बेल्ट ये इन 3 राज्यों की है, जो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसमें भी जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम है। ये मैदानी बेल्ट है, आप दिखाई दे रहे होंगे, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये पूरी बेल्ट है, इसमें जनसंख्या का घनत्व, ये वो राज्य हैं जिनमें जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ये उच्च घनत्व पाया जाता है। बिहार तो देखिए रेड कलर इसका ज्यादा है, पश्चिम बंगाल में है, तो ये दोनों राज्य जो हैं ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले, बिहार में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर ये वेस्ट बंगाल में है। इसी तरह से ये मध्यम घनत्व वाली बेल्ट है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आपका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, ये जो राज्य हैं ये वो राज्य हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। और दक्षिण भारत के 2 राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु, इनमें भी जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है, अपेक्षाकृत उच्च है, जो दक्षिण भारत के सारे राज्य हैं उनके मुकाबले में इन दोनों राज्यों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा। तो ये इस मानचित्र से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है, और उसका वहाँ की भौतिक बनावट से, या वहाँ पर पाए जाने वाले खनिजों से, या वहाँ पर परिवहन के साधनों से, या वहाँ की सोशल जो एक्टिविटी हो रही उनसे क्या संबंध, ये हम इस मानचित्र के जरिए इन चीजों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे ये 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब इन 3 राज्यों के लोकेशन देखें, राजस्थान थार के मरुस्थल का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो सारा ये हाईलैंड्स का एरिया पाया जाता है, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, ये जो सारा पर्वतीय क्षेत्र है, और ये भी सारा पठारी क्षेत्र। तो इस सारे क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम है। ये मैदान है क्योंकि उपजाऊ मिट्टी है, परिवहन के साधन ज्यादा है, इसमें जनसंख्या घनत्व ज्यादा। तो इस तरह से इस मैप की स्टडी करके कब हम जनसंख्या के घनत्व में वहाँ की जो भौतिक बनावट और जो वहाँ पर होने वाली आर्थिक गतिविधियां, उनका संबंध भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। आगे ये तालिका है, इसमें रैंक दी हुई है कि नंबर 1 पे कौन सा राज्य है, नंबर 2 पे कौन सा राज्य है, आपके 28 राज्यों का ये रैंक दिया हुआ है। तो अगर आप इसमें देखें तो बिहार सबसे नंबर 1 पर है, वेस्ट बंगाल नंबर 2 पर, केरला नंबर 3 पर, उत्तर प्रदेश 4 और हरियाणा 5। ये टॉप 5 जो स्टेट्स हैं जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, आप टॉप 10 लें तो तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, असम और गोवा यहाँ तक आ जाते हैं। तो इससे रैंक के हिसाब से दिया हुआ है कि भारत में जनसंख्या घनत्व में कौन सा राज्य क्या है। इसके साथ साथ में इस टेबल में 2001 का भी रैंक दिया हुआ है कि जैसे 2001 में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे था, बिहार नंबर 2 पे, तो अब ये प्लेस चेंज हो गया कि बंगाल, वेस्ट बंगाल आपका नंबर 2 पे चला गया, बिहार नंबर 1 पे आ गया। ऐसे अगर आप देखें हरियाणा अब इस टाइम 5 पर है, पहले 7 पर था। तो ये स्थिति, इसकी जानकारी भी हमें इस तालिका के माध्यम से मिल जाती है कि किस राज्य के जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन हुआ है, उसका रैंक में क्या 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 नंबर चेंज हुआ। तो इसका अनुमान भी हम, इसकी स्टडी भी हम इस मानचित्र की सहायता से, तालिका की सहायता से हम कर सकते हैं। तो ये डेटा सारा हमें भारत में जनसंख्या के घनत्व को पढ़ने में, समझने में और उसके बारे में हमारी समझ विकसित करने में हमारी मदद करे। क्योंकि मैंने आपसे एक बात बताई थी कि हमें सुना हुआ जो ज्ञान है वो सुनाने के काम आता है, सीखा हुआ जो ज्ञान है वो हमें जीने के काम आता है। तो हमें चीज़ों को करके सीखना है, समझ के सीखना है, जिससे वो हमारे जीवन में काम आ सके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो समझ के साथ आपको एक्सप्लेन करनी होती है, बतानी होती है। अब जनसंख्या घनत्व का ही हम स्थानिक प्रतिरूप देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक प्रतिरूप को आप स्पष्ट कीजिए। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत में जनसंख्या का जो स्थानिक प्रतिरूप है किस प्रकार से,
तो उसको हम आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने एक पहली जो कैटेगरी बनाई है वो उन राज्यों की बनाई है जिनमें 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ऐसे राज्य हैं जिनमें 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा लोग यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। इनमें बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, तमिलनाडु है और हरियाणा। तो ये पहली कैटेगरी के राज्य 7 राज्य हैं भारत के जो अति उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कहलाते हैं। तो आप मुझको बता सकते हैं। दूसरा जो वर्ग है वो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का, और इस श्रेणी में 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले जो जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं वो आते हैं। झारखंड है, गोवा है, असम है, महाराष्ट्र है, त्रिपुरा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात, 8 राज्य हैं ये जो इस वर्ग में आते हैं, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले। एक और हमने ये वर्ग बनाया है सामान्य जनसंख्या घनत्व वाला, जिसमें 150 से 300 व्यक्तियों के बीच में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो भारत के 5 राज्य उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ इस श्रेणी में आते हैं, इस वर्ग में आते हैं। तो ये सामान्य जनसंख्या वाले हैं। और भारत में भी जो निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं वो ये है जिनमें 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। इसमें नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीज आती है। तो अब इस तरह से हम जनसंख्या घनत्व के स्थानिक प्रतिरूप को 4 श्रेणियों में रख के 4 भागों में बांटकर इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनसंख्या घनत्व क्या है, कितने प्रकार का है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है, उसका प्लेस क्या है, और अगर हम उसके स्थानिक प्रतिरूप को स्पष्ट करें तो ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई हैं। अब आगे आपको हमने 28 राज्यों की बात की थी, ये हमारी 7 जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, उनके बारे में जानकारी है। तो इनमें एनसीटी दिल्ली भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये केंद्र शासित राज्य, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पाया जाता, जो 2001 में 9,340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और ये संसार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली गिना जाता है। इसके बाद में चंडीगढ़ का नंबर आता है, फिर पांडिचेरी का आता है, फिर दमन और दीव का है, लक्षद्वीप का है, दादर नगर हवेली का है, और उसके बाद में अंडमान निकोबार। तो यहाँ से आप 2 इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, और अंडमान निकोबार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कहलाता है, इसमें 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। तो ये आप केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में ये देख सकते हैं। ये एक मानचित्र है आपके सामने जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे आपका ये देखें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है भारत में, बिहार, जिसमें 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सेकंड नंबर का जो है वो वेस्ट बंगाल है, 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है। ऐसे हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। उत्तर प्रदेश, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाए बच्चों को, उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से तो टोटल जनसंख्या तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है, लेकिन जनसंख्या घनत्व जो है वहां पर 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में तो आता है, लेकिन ये हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो स्टेट आएगा वो बिहार है भारत में, और सबसे लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश। ऐसे ही एनसीटी दिल्ली, इसको दिखाया गया कि ये भारत का, ये संपूर्ण भारत का अगर सारे राज्यों को हम शामिल कर लें, केंद्र शासित और सभी राज्यों को, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली है ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कहलाता है। एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि दक्षिण भारत के राज्यों में केरल और तमिलनाडु, इनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन का एक मैप आपको बना दिया है, इससे आप ये जानकारी यहाँ से आसानी से एकत्र कर सकते हैं। ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन उस मैप के आधार पर ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार में 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो मैं अब आगे वंदना मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि आगे की स्लाइड्स को वॉच करें।
हेलो पूनम नेगी मैडम। हाँ जी सर। Okay, students, we will come to the reasons for high density in plain regions. अब प्लेन रीजन मतलब जो अभी हमने इस मैप के थ्रू भी देखा है, प्लेन रीजन होता है जो एरिया बिल्कुल सपाट है, समतल है। ऐसी जगहों पर पूरे विश्व में ही देखा गया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है। अब ऐसे क्यों हो रहा है? कौन से ऐसे कारण हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं प्लेन्स में बसने के लिए? सबसे पहला है फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटी अधिक है। ज़्यादा लोगों के लिए हम भोजन यहाँ पर उगा सकते हैं और उनका भरण-पोषण किया जा सकता है। तो इसीलिए उपजाऊ या फर्टाइल सॉइल जो है लोगों को के लिए पुराने समय से ही एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहा है सेटलमेंट स्थापित करने के लिए। इसके बाद में आता है जल की उपलब्धता या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। डेफिनिटली वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो जहाँ पर भी पानी इज़िली अवेलेबल होगा जो कि यूजुअली रिवर वैलीज़ का एरिया होता है, वहाँ पर भी हम देखते हैं जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इसके अलावा खाद्यान्न का पॉइंट जो है हमने उपजाऊ मिट्टी के साथ में ही डिस्कस कर लिया। एडुकेट रेनफॉल, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत कम बारिश होती है तो भी इंसान को वहाँ पर रहने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाढ़ की स्थिति आ जाएगी, ड्रॉट की कंडीशन आ जाएगी। तो जहाँ पर मीडियम रेनफॉल होता है, ना बहुत अधिक ना बहुत कम, ऐसे एरियाज़ भी लोगों को बहुत आकर्षित करते हैं रहने के लिए। तो इसीलिए प्लेन एरिया में क्योंकि ज़्यादातर इस तरह की कंडीशंस पाई जाती हैं, फिज़िकल कंडीशंस फ़ेवरेबल होती हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक रीज़न्स। इकोनॉमिक रीज़न्स में आता है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, अर्बनाइज़ेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनमें ज़्यादा लोगों की के काम करने की या रोज़गार के अवसरों की उपलब्धता होती है। इट एक्चुअली गिव्स यू ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी। एग्रीकल्चर में एक सीमा है, उससे अधिक लोगों की आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती। बट इंडस्ट्रीज़ आप जितनी भी नंबर में इंक्रीज़ करते जाएँगे, उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ती जाएँगी। तो जैसे-जैसे इंडस्ट्रीज़ आएँगी, वैसे-वैसे वहाँ पर लोगों का जो रहने का घनत्व है, वो बढ़ता चला जाएगा। और जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, अर्बन एरिया की बात करते हैं। तो जैसे-जैसे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होता है, वैसे-वैसे नगरीकरण या अर्बनाइज़ेशन साथ के साथ बढ़ता जाता है। परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुराने समय में भी अगर हम बात करें, इवन अगर हम रिवर वैलीज़ की बात करें, उस समय भी यहाँ पर हम देखते हैं कि कई जगह पर जो है नदियों को यूज़ किया जाता था एज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आज हमारे पास में बहुत सारे अलग-अलग साधन हैं, इसीलिए हम फिर भी हम कहाँ पर जाना रहना पसंद करेंगे? अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने सेटलमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने बात भी करी थी कि रेलवे लाइन्स के पास में, नदियों के पास में या फिर जो मेन आर्टेरियल रोड्स होती हैं, वहाँ पे भी लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि उससे सामान ले जाने-लाने में भी सुविधा होती है और इंसान के खुद के आने-जाने में भी सुविधा होती है। इसके बाद में आता है पीस एंड स्टेबिलिटी। डेफ़िनेटली अगर आप जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पे पीस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, टेररिज़्म है, अनरेस्ट है, तो एक इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहेगी जिसके कारण हम जो है वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद में आते हैं रिलीजियस रीजन। कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे केवल रिलीजन के कारण लोग रहना पसंद करते हैं। अगर हम इंडिया में बात करें तो जैसे हरिद्वार है, हरिद्वार का जो मेन रीज़न है वहाँ पर उसमें हम आगे सेटलमेंट्स में भी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिलीजियस रीज़न भी लोगों को कुछ जगहों के प्रति आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट सर। ओके, इसके बाद में इस मैप में भी देखिए यही चीज़ जो है वो क्लियर हो रही है। आप देख सकते हैं कि कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी जो है वो अधिक है, उसको फिज़ियोग्राफ़ी कैसे अफ़ेक्ट कर रही है, ये सर पहले भी बता चुके हैं, तो अभी हम बहुत डिटेल में इसमें और नहीं जाएँगे। नेक्स्ट सर। पर्वतीय राज्य जो है वो यूजुअली हम देखते हैं वहाँ पे डेंसिटी कम है। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ लाइफ डिफ़िकल्ट है, रग्ड टेरेन है, पर्वतीय धरातल, ऊपर-नीचे जाने में बड़ी असुविधा होती है, सामान लाने ले जाने में बड़ी असुविधा है, बहुत डेंस फ़ॉरेस्ट है, आपको फ़ॉरेस्ट को काट करके सीढ़ी-नुमा खेत बनाने पड़ते हैं, टेरेस फ़ार्मिंग करनी पड़ती है, सॉइल बहुत फर्टाइल नहीं है, फ़ेवरेबल नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जलवायु बहुत प्रतिकूल है। सुरक्षा का अभाव है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं,
यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा लगातार बना रहता है, बिजली गिरने के भी बहुत सारे यहाँ पर हम देखते हैं केसेस होते हैं और फ्लैश फ्लड भी बहुत बार आ जाता है, जैसे कि हमने केदारनाथ में भी देखा था। तो इस तरह की जो प्राकृतिक दुर्घटनाएँ भी यहाँ पर बहुत हो रही हैं, उसके कारण यहाँ पर लोग जो है कम रहना पसंद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सामान लाना ले जाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पे इंडस्ट्री स्थापित करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। इस कारण यहाँ कंपैरेटिवली अगर हम प्लेन से कंपेयर करें तो ये इकोनॉमिकली थोड़े बैकवर्ड होते हैं। सॉइल मैंने आपको बताया ही है कि थोड़ी इनफर्टाइल होती है। वंदना मैम हैंड ओवर टू यू। थैंक यू पूनम मैम। क्विज सेशन से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो बच्चे बार बार पूछ भी रहे हैं और थोड़ा डाउट है। एक सूरज चौरसिया ने बार बार क्वेश्चन पूछा था कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन साइज और डेंसिटी में कंफ्यूजन है, तो बच्चों उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप इमेजिन करिए कि आप 12th डी में है जहाँ 20 स्टूडेंट्स हैं और आपकी एक फ्रेंड की क्लास है से फॉर एग्जांपल 12th ए और उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके फ्रेंड की क्लास में ज्यादा बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम डेस्क को ले लेते हैं, रिसोर्सेज के साथ कंपेयर करते हैं, तो आपकी क्लास में 20 बच्चों के लिए 10 डेस्क है और 40 स्टूडेंट्स के लिए 40 डेस्क। फिर आपको समझ में आएगा कि हर एक बच्चे के लिए आपकी फ्रेंड की क्लास में एक डेस्क अवेलेबल है और आपकी क्लास में पॉपुलेशन साइज तो कम है लेकिन डेस्क भी हर एक बच्चे के लिए अवेलेबल कम है। तो डेंसिटी में हम लोग पॉपुलेशन और रिसोर्स का रेशियो एक साथ लेते हैं और उसको समझते हैं। क्विज सेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन, बेटा इस स्लाइड में आपने बताना है कि ये सारे स्टेटमेंट सही है या गलत। तो हम लोग शुरू करते हैं क्विज सेशन के साथ। फर्स्ट स्टेटमेंट, भारत की जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश से कम है। बताइए ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी इज लेस देन बांग्लादेश, क्या ये सही है? ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस पे रिस्पॉन्ड करिए। India's population density is less than Bangladesh. Yes, very good धीरज, very good. False नहीं है रितेश। भारत का पॉपुलेशन साइज बांग्लादेश से बेशक ज्यादा हो, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश में लैंड कम अवेलेबल है इसलिए बांग्लादेश में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा। पॉपुलेशन साइज को जब हम रिसोर्सेस, लैंड रिसोर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं तब पॉपुलेशन डेंसिटी का हमें पता चलता है। तो भारत, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, भारत का पॉपुलेशन साइज ज्यादा है लेकिन डेंसिटी बांग्लादेश से कम है। सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं बच्चों जल्दी से। भारत की पर्वतीय क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ये तो अभी आपको पूनम मैम और सर ने समझाया कि माउंटेनियस रीजन्स ऑफ इंडिया आर डेंसली पॉपुलेटेड। वेरी गुड, शाबाश। यस नहीं आएगा, एक दो बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। नो, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं बच्चों के। हाँ जी बच्चों, भारत के पर्वतीय क्षेत्र घनी आबादी वाले नहीं हैं। वेरी गुड। थर्ड, सेंसस इज कंडक्टेड इन एवरी 5 years, हर 5 साल में जनगणना की जाती है, क्या ये सही है? थर्ड का आंसर, वेरी गुड सूरज, सबसे पहला रिस्पॉन्ड करते हुए सूरज, वेरी गुड। ये गलत स्टेटमेंट है। सेंसस इज कंडक्टेड इन एवरी 10 years। वेरी गुड चिल्ड्रन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 2011 में भारत का छात्र आबादी करीब 315 मिलियन था, जो रूस की पूरी आबादी से 2 गुना है। फोर्थ स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट से निकल के फोर्थ स्टेटमेंट। शाबाश, आप सब ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड। फोर्थ स्टेटमेंट बताइए बेटा। देखिए इसमें सबसे पहले कौन रिस्पॉन्ड करता है। फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सही है बेटा। ये फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन 2011 India's student population stood at around 315 million, which is twice the entire population of Russia. Very good. Very good बेटा।
Well tried. Abhishek, fourth statement is true. Very good, Tanisha. Okay, now next slide is on interpretation of graphs. इसमें आपको देखकर बताना है कि कौन सा एज ग्रुप का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है. इस ग्राफ में आपको देखकर रिस्पॉन्ड करना है कि कौन सा एज ग्रुप का पॉपुलेशन आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है. आप ये देख सकते हैं, नीचे एज ग्रुप है अंडर 15, 15 से 29, 30 से 44, तो ये एज ग्रुप है. इनमें से आपको देख के बताना है कि इस ग्राफ में किस आयु वर्ग की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, किस आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है. निखिल कुमार ने वेरी गुड. हाँ, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर आने. वेरी गुड. अंडर 50. क्लैपिंग बेटा आपके लिए. वेरी गुड. शाबाश. वेरी गुड. दिल्ली नहीं बेटा. नेक्स्ट स्लाइड सर. ये लाइन ग्राफ आप देख रहे हैं बेटा. लाइन ग्राफ में आपको बताना है कि 2050 तक कौन सा कंट्री पॉपुलेशन में लीड करेगा, कौन सा कंट्री पॉपुलेशन में आगे चला जाएगा. लाइन ग्राफ देखकर आपको बताना है कि कौन सा देश है जो पॉपुलेशन के मामले में आगे चला जाएगा. लाइन ग्राफ देख रहे हैं आप लोग. वेरी गुड. अंडर 15 वाला सभी का मुझे आंसर करेक्ट दिख रहा है. अब लाइन ग्राफ पर आइए बच्चों. लाइन ग्राफ को जरा ट्राई करिए. लाइन ग्राफ में आपको कौन सा कंट्री 2050 में आगे दिख रहा है. इंडिया. वेरी गुड बेटा. बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है. वेरी गुड. आशु. वेरी गुड एवरीवन. वेल ट्राइड. वेरी गुड. लास्ट बेटा आपका होम असाइनमेंट्स आप देख सकते हैं, होमवर्क आप देख सकते हैं. ये आज की क्लास का होमवर्क है. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अपने होमवर्क कॉपी में करने हैं और अपने सर को जो आपको क्लासेस में पढ़ा रहे हैं उनसे आपको उसको चेक कराना है. जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकार, इस तरह से. ये हिंदी की स्लाइड से, ये अंग्रेजी स्लाइड से, तो आप इसका आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये आपका होमवर्क है और ये आपके जैसे स्कूल खुलेंगे तो आपको सबमिट करना है अपने टीचर्स को और आप इसको करके रख लेना है. इसी के साथ ही ये हमारे जो हमने जो ये आज की क्लासेस के सोर्सेज हैं, जो हमने जिन सोर्सों से हमने ये लेक्चर तैयार किया है, तो उनके लिए हम स्पेशल ये थैंक्स और ट्रिब्यूट कहते हैं. और साथ में चैट में जो हमारे साथी हैं उनका भी बहुत बहुत थैंक्स. और बस इन्हीं शब्दों के साथ में आज की क्लास हमारी ये और होती है. थैंक यू वेरी मच. अगले सेशन में हम अगली क्लास में हम इससे आगे पॉपुलेशन ग्रोथ का जो आगे है उसको कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.